हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लेट्स लर्न फ्रॉम होम। जैसा कि हम लोग ने 10th क्लास की ज्योग्राफी शुरू की थी, हमने स्टार्ट किया था विद चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। हमने उस वीडियो में डिस्कस किया था कि रिसोर्स क्या होते हैं, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, मतलब रिसोर्सेज को हमने किस बेसिस पर हमने उसको डिवाइड किया है, यानी हमने उसका क्लासिफिकेशन डिस्कस किया था शॉर्ट में। तो इस वीडियो में हम उसको और अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे कि क्या होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ गो एंड वॉच। आपको वो जो लिंक है हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में भी मिल जाएगा, या फिर हम आपके लिए उसको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दिया है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट टॉपिक। हमने जो रिसोर्सेज को जो डिवाइड किया है, तो उसका जो पहला जो हमने बेसिस लिया है वो ओरिजिन, मतलब कि रिसोर्सेज कहाँ से आते हैं, राइट। तो जो सबसे पहला हमारा जो बेसिस है, बेसिस ऑफ ओरिजिन, उसके हमने आगे दो अंदर क्लासिफिकेशन करे हैं, बायोटिक रिसोर्सेज एंड ए बायोटिक रिसोर्सेज। आप सबने पहले पढ़ रखा है कि बायोटिक और ए बायोटिक क्या होता है, तो इसको जल्दी से हम डिस्कस कर लेते हैं। बायोटिक बेसिकली जो होता है रिलेटेड टू जो आपके बायोस्फेयर से, कहाँ से आते हैं बायोटिक रिसोर्सेज, हमारे बायोस्फेयर। और बायोस्फेयर किस किस से बना होता है, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और लिथोस्फेयर, यानी लैंड, वाटर एंड एयर। ओके, तो बायोस्फेयर में कौन रहता है, ह्यूमन बींग्स, यानी ह्यूमन लाइफ, बेसिकली लिविंग थिंग्स के बारे में आप बोल सकते हो। ओके, सो इट इंक्लूड्स ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा एंड फौना, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, नाउ हम बात करते हैं ए बायोटिक रिसोर्सेज की। ए बायोटिक रिसोर्सेज कौन से होते हैं, यस ठीक इसका ऑपोजिट, जो कि नॉन लिविंग थिंग से बने होते हैं। तो जो भी चीज़ आप नॉन लिविंग थिंग की जो होती हैं वो हम उसको क्लासिफाई करते हैं ए बायोटिक रिसोर्सेज में। जैसे कि आपके रॉक्स हो गए, मेटल्स हो गए, तो वो क्या हो गए आपके ए बायोटिक रिसोर्सेज। ओके, सो अब हम लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी, कि मतलब कौन सा रिसोर्स कितनी जल्दी ख़त्म हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका पेन कितने दिन तक चलता है ना। तो हम उस बेसिस पे भी हमने रिसोर्सेज को आगे डिवाइड किया हुआ है। नाउ नंबर 1 इज़ रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नंबर 2 इज़ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नाम से ही पता लग रहा है, रिन्यूएबल जो रिन्यू हो जाते हैं, और नॉन रिन्यूएबल जो रिन्यू नहीं हो पाते हैं। ठीक है, समझ लो आपने एक 10 रुपये वाला पेन लिया, क्या आप उसके अंदर दोबारा रिफिल डाल सकते हो, नहीं, पॉसिबल नहीं है। और वही आप 50 रुपीज़ वाला या पाका पेन लेते हो तो आप उसको दोबारा रिफ़िल कर सकते हो, राइट। आप जाकर दूसरा तो पेन लोगे नहीं ना, 50 रुपये वाला, है ना, तो आप उसके लिए उसकी रिफ़िल ही लोगे। तो यानी हम उसको दोबारा रिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, इसको इस चीज़ से याद रखिए। ओके, द रिसोर्सेज विच रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल और केमिकल और उनकी मैकेनिकल प्रोसेस में जो चेंजेस आ जाए, यानी जो रिन्यू हो जाए, उसको हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे कि सोलर एंड विंड एनर्जी। ठीक है, जैसे हमने एक बार क्या किया, छत पर सोलर पैनल्स लगा दिए, तो उसके बाद क्या, ये वन टाइम हमारी इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद क्या, सनलाइट आएगी, उस पर पड़ेगी और वो चार्ज होंगे, और फिर हमें जो उसका जो यूज़ करना है हम उसे वैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये अपने ऑटोमेटिकली रिन्यू होते जाते हैं। येस, इट्स क्वाइट कॉस्टली, बट रिन्यू तो हम उसे कर सकते हैं। इस चीज़ की तो हमें टेंशन नहीं है कि भाई एक बार ख़त्म हो गए तो हम क्या करेंगे। अब बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की। ओके, उससे पहले एक और बात, रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हम आगे भी डिवाइड कर सकते हैं, कंटिन्यूअस और फ्लो में। ठीक है, आपको इसके बारे में डिटेल में अभी नहीं पढ़ना है, जस्ट आपके सिलेबस में रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में। सो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में जो है, ये बनने में जो है, अगर हम इसका प्रोसेस देखें कि ये कैसे बनते हैं, तो इसको बनने में काफ़ी टाइम लगता है, यानी मिलियंस ऑफ ईयर्स, कि आपकी कम से कम 4 जनरेशन आकर चली जाएंगी। तो आप देख रहे हो कि कितना टाइम लग रहा है। तो तभी हम कहते हैं ना कि हमें रिसोर्सेज या कोई भी चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं, हमें ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि वो चीज़ हमारी नहीं है, हमें अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए भी छोड़नी है, राइट। तो ये कैसे बनते हैं, फॉसिल फ्यूल से बनते हैं, मिनरल से बनते हैं।
ठीक है। और फॉसिल फ्यूल्स इसका एग्जाम्पल भी है, मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जाम्पल ऑफ सच रिसोर्सेज। ओके, तो ये हमने बात डिस्कस कर ली कि इसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स भी लगते हैं। ओके, अब जैसे कि कुछ रिसोर्सेज होते हैं लाइक मेटल, ये आगे रिसाइकलेबल, कुछ मेटल्स होते हैं जो हम रिसाइकिल कर सकते हैं, और कुछ सम लाइक फॉसिल फ्यूल्स होते हैं जो हम आगे रिसाइकिल नहीं कर सकते हैं, और जिनको हमने यूज़ किया तो वो ख़त्म हो गए, ठीक है, तो वो आ जाते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंदर। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, कि ये पेन किसका है या ये पेन किसका है, ये पेन आपका है, मेरा है, तो हमने उस बेसिस पर यानी ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप हमने रिसोर्सेज को डिवाइड किया है। तो इसमें आता है फर्स्ट क्लासिफिकेशन है इंडिविजुअल रिसोर्सेज। ओके, ये जो रिसोर्सेज होते हैं वो कोई इंडिविजुअल या आप या मैं उसे ओन करते हैं, ठीक है, या वो कहीं से ख़रीदते हैं, ठीक है। जैसे कि विलेजेस में आप लोग देखते हो कि फार्मर्स की अपनी लैंड होती है, राइट, वो आगे उसमें टिलर्स को काम पर लगाते हैं, वो काम करते हैं उसमें, ठीक है। घर आपके फादर के नाम पे, तो वो आपकी प्रॉपर्टी है, वो आप, ठीक है। तो इसी तरह इंडिविजुअल रिसोर्सेस, कि वो जो रिसोर्स है वो आपका है, ठीक है, और उस पर कोई नहीं उसे यूज़ कर सकता है। इसके एग्जाम्पल्स है प्लांटेशन, पैस्टर लैंड्स, पॉन्ड्स, वाटर, वेल्स एक्सेट्रा। तो ये कुछ एग्जाम्पल है ओनरशिप बाय इंडिविजुअल्स। ओके, अब इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट है कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज। सॉरी, ये 2 है, मैं इसको दोबारा लिख देती हूँ। ओके, सो नेक्स्ट इज कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज। नाम से पता लग रहा है जो कि रिसोर्सेज कम्युनिटी होल्ड करती है, जो पूरी कम्युनिटी के, ना वो आपके हैं ना वो किसी और के, वो सबके हैं, ठीक है। वो जो आसपास उधर रह रहे हैं वो उस पूरी कम्युनिटी के हैं। सो देयर आर रिसोर्सेज विच आर एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ दैट कम्युनिटी। जैसे कि विलेज का कॉमन ग्राउंड या बरियल ग्राउंड हम देखते हैं, ठीक है, पब्लिक पार्क्स हो गए या कोई पिकनिक स्पॉट हो गया, तो ये सारी जो है ये कौन ओन करते हैं, पूरी कम्युनिटी ओन करती है, वहाँ कोई भी जा सकता है। ओके, नेक्स्ट इज नंबर 3 इज नेशनल रिसोर्सेज। ओके, सो नेशनल रिसोर्सेज वो होते हैं जो कि ना वो पूरी कंट्री के, यानी गवर्नमेंट के पास, वो नेशन को बिलोंग करते हैं, वो किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, वो पब्लिक गुड के लिए है, ठीक है। सारे मिनरल्स हो गए, कोई वाटर रिसोर्स है, फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, जैसे कि, ठीक है, जो कि हमारी पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ के अंदर आते हैं, ठीक है। अब आप पूछेंगे कि मैम ओशियंस में कैसे हम डिसाइड करेंगे, कोई मिनरल्स जो हैं ओशियन के अंदर मिलते हैं, तो जो मिनरल्स जो ओशियन के अंदर मिलते हैं, जो उसमें 12 नॉटिकल माइल्स यानी 22.2 किलोमीटर तक, जो आपकी कंट्री की जो कोस्ट लाइन होगी उससे 22.2 किलोमीटर्स यानी 12 नॉटिकल माइल्स तक जो एरिया होगा, वहाँ तक जो रिसोर्सेज मिलेंगे वो आपकी कंट्री के हैं। जो उसके बाहर हैं वो तो या फिर दूसरी कंट्री की प्रॉपर्टी है या फिर वो इंटरनेशनल प्रॉपर्टी है। ओके, अब बात करते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज की। सो इंटरनेशनल रिसोर्सेज बेसिकली जो होते हैं द ओशियानिक रिसोर्सेज बियॉन्ड। अभी मैंने आपको बताया कि जो रिसोर्सेज 200 ओशियानिक, यहाँ हम ओशियन में जो रिसोर्सेज मिलते हैं हम उनकी बात करें, तो जो 200 नॉटिकल माइल से बाहर मिलते हैं, जो आते एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जिन्हें बोला जाता है, वो ना किसी इंडिविजुअल कंट्री के होते हैं ना किसी और के, वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के होते हैं। वो डिसाइड करेंगे कि उन जो रिसोर्सेज को है कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे उनका यूज़ करना है। ओके, अब बात करते हैं तो ये जो ओनरशिप पर जो डिवाइड किया गया है जो आपके रिसोर्सेज, वो हैं आपके, वो आगे बहुत ज़्यादा सब डिवीज़न है आई नो, तो अभी तक हमने उसको पढ़ा है इंडिविजुअल रिसोर्सेज, कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज, नेशनल रिसोर्सेज, इंटरनेशनल रिसोर्सेज। अब उसको हमने नंबर 5 इज पोटेंशियल रिसोर्सेज। ओके, तो ये बेसिकली 8 है ओनरशिप के अंदर,
ठीक है। तो पोटेंशियल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज है जो कि अभी तक यूटिलाइज नहीं किए गए हैं। हमें पता है कि वो कहाँ मिलते हैं, पर हमारे पास, हम क्या बोले कि हमारे पास उस तरह की अभी जो है हमारी कंट्री में वो डेवलपमेंट या नहीं हुई है उस तरह से, या हम उसे यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट नॉट हैव बीन यूटिलाइज्ड। फॉर एग्जाम्पल द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया पर्टिकुलरली, जैसे कि राजस्थान और गुजरात में हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर विंड और सोलर एनर्जी जो है वो डेवलप, तो वो अच्छे से अभी डेवलप नहीं हुई है कि हम उसे यूज़ कर सके। ठीक है। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि विंड एनर्जी को हमें अगर यूज़ करना है, यानी जो वो बड़ी बड़ी विंड की तरह जो है, तो अगर हमें उन्हें यूज़ करना है तो हमें उसके लिए पूरा खुला मैदान चाहिए और बहुत अच्छे से जो है हवा चलनी चाहिए, तभी आप विंड एनर्जी को जो है उसके थ्रू यूज़ कर पाओगे। तो यानी अभी जो उस चीज़ की जो अच्छे से डेवलप नहीं हुए हैं हमारी कंट्री में, ये कह सकते हैं। सोलर एनर्जी की जहाँ हम बात करते हैं तो इट्स क्वाइट कॉस्टली, विंड एनर्जी भी उतनी ही कॉस्टली होती है। और तो ये कहीं पार्ट्स में जहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वहाँ तो आज भी हम सोलर एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं, बट कहीं जगह जहाँ, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ट्रॉपिकल रीजन में कितनी ज़्यादा सनलाइट आती है, तो आज भी हम सोलर एनर्जी का, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है, तो हम इसका यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो दीज आर कॉल्ड पोटेंशियल रिसोर्सेस। ठीक है, जो कि अभी पूरी तरह से नॉट हैव बीन डेवलप्ड प्रॉपरली। आप इसे इतना याद रख सकते हैं। Okay, next one is developed resources. Okay, so resources which are surveyed and their quality and quantity have been determined for utilization. पर जिनकी क्वालिटी, वो किस क्वालिटी में हमारे पास है और कितनी क्वांटिटी में हमारे पास है वो हमें पता है, पर वो जो रिसोर्सेज हैं वो पूरा टेक्नोलॉजी पे बेस है कि अगर हमें यूज़ करना है तो उसके लिए बहुत हाई लेवल यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी होना चाहिए, जो कि हमारी कंट्री में अभी इतनी नहीं है। ठीक है, कहीं जगह हम यूज़ कर पा रहे हैं बिकॉज इट्स टेक ना लॉट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट मनी। तो ये रिसोर्सेज जो हैं डेवलप्ड हैं, बट वही ये रिसोर्सेज बेसिकली थ्रू टेक्नोलॉजी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज स्टॉक, नंबर 7 इज ओके। सो अब हम बात करते हैं स्टॉक की, नंबर 7। सो ये वो रिसोर्सेज हैं, ये वो मटेरियल है बेसिकली जो कि ह्यूमन नीड्स को तो सेटिस्फाई कर सकता है, बट हमारे पास एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है टू यूज़ देम। तो इसलिए जो है ये एज अ स्टॉक अभी हमारे पास पड़े हुए हैं, काफ़ी अच्छे स्टॉक में है, बट हाँ इतनी टेक्नोलॉजी अच्छे से डेवलप नहीं है। जैसा कि हम एग्जाम्पल में बात कर सकते हैं, वाटर जो है बेसिकली 2 गैसेस से बनता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, आप सबको पता होगा। सो जो हाइड्रोजन है वो एक बहुत अच्छा सोर्स है एनर्जी का। ठीक है, बट हमारे पास इतनी अच्छी अभी टेक्निकल वो नहीं है, इतनी डेवलपमेंट नहीं है कि हम इसका यूज़ कर पाएँ। तो इसलिए हमने इसको अभी एज अ स्टॉक करके रखा हुआ है कि भाई हमारी कंट्री में इतनी टेक्नोलॉजी आएगी और तब हम इसका यूज़ करेंगे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट है इसमें, मतलब जो हमने ओनरशिप का डिवीजन कर रखा है उसमें ये लास्ट है, नंबर 8। ठीक है, हम बात करते हैं रिजर्व्स की। ठीक है, तो ये एक जो है सबसेट है स्टॉक का। ठीक है, स्टॉक का आप ये कह सकते हैं सेकंड नेम। ओके सॉरी, ये बीच में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। ओके, सो लेट्स बैक, वापस आते हैं। ओके, तो हम बात कर रहे थे रिजर्व्स की। तो ये जो रिजर्व्स जो हैं हमारे, वो एक सबसेट है स्टॉक का, मतलब एक टर्म है उसकी, जैसे एक टेक्निकल टर्म है जिसे हम बोल सकते हैं। ये जो रिसोर्सेज हैं बेसिकली हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए हमने रखे हुए हैं, ताकि हमारी फ्यूचर जनरेशन की जो रिक्वायरमेंट है उनको पूरा किया जा सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप सब लोग जानते हैं कि तेज़ पानी के बहाव से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो रिवर वाटर से जो हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर जो प्रोड्यूस करते हैं उसका हम यूज़ कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, बट वो इतने अच्छी तरह से हम यूज़ नहीं कर रहे हैं।
हम उसको एक बहुत लिमिटेड एक्सटेंट तक यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है ये जो वाटर का ये जो रिज़र्व, मतलब ये जो इलेक्ट्रिसिटी और ये वाटर का जो रिज़र्व है, हमने किसके लिए सेव करके रखा है? हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए। तो रिज़र्व से पता लग रहा है ना, हम रिज़र्व क्यों, कोई चीज़ संभाल कर, रिज़र्व मतलब कोई चीज़ संभालना ना, तो हम क्यों करते हैं? ताकि कोई और या जिसे आप चाहते हैं वो उसे यूज़ कर सकें, आपका फ्रेंड, आपके पेरेंट्स, आपके ब्रदर सिस्टर, है ना। तो हम रिज़र्व उन्हीं के लिए तो करते हैं ना जो हमारे बहुत करीब होते हैं। तो वही, तो इधर बात की गई है हमारी नेक्स्ट जनरेशन फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके। ओके, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ये क्लासिफिकेशन समझ में आया। अगर समझ में आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।